Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, तो लास्ट वीडियो में हमने ब्रेन की हाइड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन क्या होता है इन सबको कवर कर लिया था और वीडियो के इस पार्ट में हम लोब्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स की कितनी लोब्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं और साथ में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितनी डिसीजेज होती है, कौन कौन सी डिसीजेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो सकती है, उनके बारे में कवर करेंगे. सो बिना देर लगे स्टार्ट करते हैं. लोब्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. लोब्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. द कॉर्टेक्स इज द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन दैट कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड न्यूरॉन्स. कॉर्टेक्स क्या है? जो आउटर कवरिंग है ब्रेन की, वो उसे क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स. ये हमने पहले पढ़ रखा है. दैट कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड न्यूरॉन्स, जिसमें टाइटली पैक्ड क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं. इट इज़ हाईली रिंकल्ड. ये बहुत ही ज़्यादा रिंकल्ड होता है, जस्ट लाइक अ वॉलनट. तो इनिशियली बचपन मतलब हमेशा से, जैसे कोई पर्सन बोर्न होता है, कोई न्यूली बोर्न चाइल्ड होता है, तभी से उसका जो ब्रेन होता है उसमें क्या होता है? बहुत सारे रिंकल्स होते हैं, रिंकल्ड होता है काफ़ी वो स्ट्रक्चर. इट इज़ स्मूथ. ये काफ़ी स्मूथ होता है, बट विद द इंक्रीज इन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ब्रेन इट बिकम्स मोर रिंकल्ड. लेकिन जैसे जैसे इसका साइज जो है बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा रिंकल्ड होता जाता है, और भी ज़्यादा रिंकल्ड होता जाता है. यानी कि कोई बच्चा पहले बोर्न हुआ, जैसे कोई ह्यूमन है वो बोर्न हुआ, या फिर कोई एनिमल भी, उसका भी जो ब्रेन होता है उसका क्या होता है? इनिशियली इतना ज़्यादा रिंकल्ड नहीं होता. रिंकल्ड होता है बट इतना ज़्यादा रिंकल्ड नहीं होता. बट जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ उसका जो ब्रेन होता है वो क्या होता है? वो भी उसका साइज़ भी बढ़ता जाता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा रिंकल्ड हो जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉर्टिकलाइजेशन. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉर्टिकलाइजेशन. द कॉर्टेक्स हैज़ टू सेक्शंस नोन एज सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स. इसके बारे में हमने पढ़ा कि जो हमारे कॉर्टेक्स होता है इसके दो सेक्शंस होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर. दो पार्ट्स में इन कॉर्टेक्स को डिवाइड कर रखा होता है, जिसे बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर. इट इज कवर्ड बाय अ थिक एंड हार्ड बैंड ऑफ न्यूरल फाइबर्स नोन एज कॉर्पस कैलोजम. और ये जो दोनों सेक्शंस होते हैं, दोनों जो हेमिस्फेयर है हमारे, वो एक बहुत ही थिक बैंड से कवर्ड है, एक हार्ड और थिक बैंड से कवर्ड है, जिसमें बहुत सारे न्यूरल फाइबर्स हैं, जिसे हम कॉर्पस कैलोजम कहते हैं. और ये कॉर्पस कैलोजम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों हेमिस्फेयर्स के लिए. कॉर्पस कैलोजम इनेबल्स लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर एंड कम्युनिकेट. जो कॉर्पस कैलोजम है, इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है कि जो हमारे दोनों हेमिस्फेयर्स हैं हमारे ब्रेन में, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर, इन दोनों में कम्युनिकेशन बनाना, इन दोनों, ताकि जो ये दोनों हेमिस्फेयर है ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सके. जो हमारी बॉडी का लेफ्ट पार्ट है, हमारी जो पूरी बॉडी का लेफ्ट पार्ट है, उससे जितनी भी चीज़ हम सेंस करते हैं या जो मूवमेंट होते हैं वो सब हमारा राइट हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है. और जितनी भी हमारी जो राइट हेमिस्फेयर, राइट बॉडी है, वो सबके जो फंक्शंस होते हैं वो हमारा लेफ्ट ब्रेन, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो कंट्रोल करता है, वो फंक्शनिंग करता है. तो अगर हमारा जो कॉर्पस कैलोजम है वो किसी पर्सन के ब्रेन से निकाल दिया गया तो क्या होगा कि हमारी पूरी बॉडी फंक्शन भी वैसे करी, उसमें और कोई दिक्कत नहीं आएगी. बट मेन प्रॉब्लम क्या होगी कि जो हमारी राइट बॉडी है वो क्या कर रही है? वो सब सिर्फ हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर को पता होगा. हमारे राइट जो हेमिस्फेयर है उसे कोई भी नॉलेज नहीं होगी इस चीज़ के बारे में कि हमारी जो बॉडी है वो क्या फंक्शन कर रही है. तो ये होता है कॉर्पस कैलोजम. इसके बारे में डिटेल में 5th चैप्टर में है, तो वो हम जब डिटेल में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में. इफ़ द कॉर्पस कैलोजम इज डैमेज्ड, अगर कॉर्पस कैलोजम डैमेज हो जाता है, कम्युनिकेशन कैन बी डिसरप्टेड and each hemisphere acts independently. One side of the body does something without the other side to knowing. यानी कि जैसे कि मैंने अभी बोला कि कॉर्पस जो कैलोजम है वो किसी पर्सन का डैमेज हो जाता है या फिर वो उसमें कोई भी लीजन होता है, फिर उसे निकाल देते हैं, तो अब क्या होता है कि कम्युनिकेशन में डिस्ट्रप्शन होता है. हमारे जो हेमिस्फेयर से वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी राइट बॉडी क्या करे, वो हमारे जो लेफ्ट बॉडी उसको नहीं पता चलेगा, जो हमारी लेफ्ट बॉडी क्या करे वो हमारी राइट बॉडी को कुछ नहीं पता चलेगा. दिस कॉज बिहेवियरल चेंजेस. इससे बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं कॉमन इन स्प्लिट ब्रेन पेशेंट, जो कि स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स में काफ़ी कॉमन है. स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स वो होते हैं जिनका कॉर्पस कैलोजम डैमेज होता है या फिर उसे निकाल दिया जाता है. द फिशर्स और ग्रूव्स इन द कॉर्टेक्स डिवाइड द सेरेब्रल हेमिस्फेयर इनटू 5 लोब्स. अब हमारी ब्रेन को जो 2 सेक्शंस में डिवाइड करा गया था, जो कॉर्टेक्स है इसे 2 सेक्शंस में डिवाइड करा गया था, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स में, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर में. अब इन हेमिस्फेयर्स को भी 5 लोब्स में डिवाइड करा गया है. ये जितने भी फिजर्स और जितने भी ग्रूव्स हैं इस रिंकल्ड एरिया में, इन्हें 5 लोब्स में डिवाइड करा गया. कौन कौन सी 5 लोब्स है? दीज लोब्स आर नोन एज द फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पेरिटियल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड इंसुला. इंसुला इज हिडन फ्रॉम द व्यू. थो जो इंसुला है वो क्या है? हिडन है. और क्यों हिडन है? क्योंकि ये टेम्पोरल लोब के नीचे आती है. ये जो इंसुला ये टेम्पोरल लोब के नीचे प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये हिडन है. इसकी वजह से इसका इलस्ट्रेशन आपको नहीं दिख पाएगा. अब ये इलस्ट्रेशन आपके सामने, इस इलस्ट्रेशन में आपको जो ये
पार्ट है, ये जो पर्पल पार्ट है ये क्या है, फ्रंटल लोब, क्योंकि फ्रंट में आ रहा है, ब्रेन के फ्रंट में आ रहा है, ये फ्रंटल लोब है। और ये पैरिटल लोब, ये ऑक्सीपिटल लोब और ये टेम्पोरल लोब। और इस टेम्पोरल लोब के नीचे इंसुला है, इसकी वजह से उसका इलस्ट्रेशन नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट जो लोब है ब्रेन की उससे, विच इज़ फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या है, एज द नेम इंडिकेट्स फ्रंटल लोब्स लेफ्ट एंड राइट आर प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द ब्रेन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है फ्रंटल यानी कि फ्रंट, तो ये क्या है, ब्रेन के फ्रंट में प्रेजेंट है। और जो हमारा ब्रेन है उसमें दो हेमिस्फीयर से लेफ्ट और राइट, और ये ब्रेन के फ्रंट में लोकेटेड है, फ्रंट में है, इस वजह से जो इसके भी दो पार्ट हैं, लेफ्ट फ्रंटल लोब, राइट फ्रंटल लोब। तो ये थी फ्रंटल लोब। द मोस्ट एंटेरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब्स इज नोन एज द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और जो बिल्कुल शुरुआत का जो पार्ट होता है, जो सबसे स्टार्टिंग का सबसे जो एंटेरियर पार्ट है फ्रंटल लोब का, उसे क्या कहते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड प्रोजेक्ट इट टू वेरियस पोर्शंस अराउंड इट। और इससे हमें हेल्प मिलती है कि ये जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उन सबको रिसीव करता है और प्रोजेक्ट करता है, जितनी भी डिफरेंट पोर्शंस इसके अराउंड में है उन सबको प्रोजेक्ट करता है। फ्रंटल लोब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर मूवमेंट्स। जो फ्रंटल लोब है वो मोटर मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड फाइन मूवमेंट्स, और जितनी भी फाइन मूवमेंट्स है सच एज मूविंग ऑफ अ फिंगर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एटसेट्रा, यानी कि एक टाइम पे जब हमारा मन कोई फिंगर मूव करना है, फिर हमारे हैंड को मूव करना है, जितनी भी सिंपल मूवमेंट्स है इनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। देयर इज द प्री सेंट्रल गायरस, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, प्री सेंट्रल गायरस दैट इज इन्वॉल्व इन द मोटर फंक्शन, जो कि मोटर फंक्शंस में इन्वॉल्व है, वो भी फ्रंटल लोब में प्रेजेंट है, प्री सेंट्रल गायरस। द रोस्ट्रल part of the frontal lobes is involved in higher order functions, like जो रोस्ट्रल पार्ट है फ्रंटल लोब का, फ्रंटल लोब में एक पार्ट है रोस्ट्रल पार्ट, वो किस चीज़ में इन्वॉल्व है, इज इन्वॉल्व इन हायर ऑर्डर फंक्शंस, जो हायर फंक्शंस है उसमें इन्वॉल्व है, लाइक इन कॉग्निशन में, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में, जब हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिसीजन लेना होता है, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन है उसमें, एंड आइडिएशन, और जब भी हम कोई आइडिया सोच रहे होते हैं उसमें रिस्पॉन्सिबल है। सिंस इट इज़ कनेक्टेड टू द लिम्बिक सिस्टम, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम से भी कनेक्टेड है, इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल इमोशंस, ये हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, ये हमने पहले पढ़ रखा है लिम्बिक सिस्टम क्या है। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन लैंग्वेज फंक्शंस, ये लैंग्वेज फंक्शंस में भी इन्वॉल्व है, मोस्टली द लेफ्ट फ्रंटल लोब, जो कि ज़्यादातर जो लेफ्ट फ्रंटल लोब है, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे ब्रेन की दो हेमिस्फीयर्स हैं, तो जो लेफ्ट फ्रंटल लोब है वो ज़्यादातर लैंग्वेज फंक्शन के लिए इन्वॉल्व है। दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्रोकास एरिया, और ये एरिया जो है ब्रोकास एरिया के लिए भी, ब्रोकास एरिया भी इस एरिया को कहा जाता है। ये इसके बारे में भी हमने पढ़ रखा है, ब्रोकास एरिया क्या होता है। ब्रोकास एरिया के बारे में हमने पढ़ा था कि जो एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट थे मिस्टर पॉल ब्रोका, ये फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने अपने जो पेशेंट्स थे उनमें स्पीच एबिलिटी थी, बोलने की एबिलिटी थी, वो खत्म हो गई थी। वो भी क्यों हुई थी कि उनके लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ये लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स था, इसमें डैमेज हुआ था, और बहुत सारे पेशेंट्स में उन्होंने ये जो है प्रॉब्लम देखी, तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा फ्रंटल लोब है, जो हमारी लेफ्ट फ्रंटल लोब है, यानी कि जो फ्रंटल लोब का लेफ्ट पार्ट है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लैंग्वेज के लिए। इफ़ देर इज़ एनी डैमेज or lesion in the Broca's area, then it causes difficulties in producing and fluency in speech and sound, also called as Broca's aphasia। तो अगर कोई भी डैमेज हो जाता है इस लेफ्ट फ्रंटल लोब में, तो क्या होगा कि जो पर्सन है उसे बोलने में और उसकी जो फ्लुएंसी है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगी, एंड साउंड्स में भी डिफिकल्टीज आएंगे, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रोकास अफेशिया। और ये जो डिसीज़ है, ये जो प्रॉब्लम है, इसे ब्रोकास अफेशिया भी कहते हैं। तो फ्रंटल लोब हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब क्या है, टेम्पोरल लोब लाई ऑन द ईदर साइड ऑफ द ब्रेन एट द टेम्पल्स ऑन द लेटरल साइड्स। लेटरल साइड, जैसे हमने शुरुआत में जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि ब्रेन के पार्ट्स को, जो ब्रेन है उसके जो एरियाज है, जो पार्ट्स हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है। जो फ्रंट पार्ट उसे एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, जो बैक पार्ट उसे पोस्टीरियर पार्ट, और जो साइड्स के जो जितने साइड के पार्ट उन्हें क्या बोलते हैं, लेटरल साइड्स कहते हैं, लेटरल साइड्स। तो ये जो पार्ट है, ये जो लोब है टेम्पोरल लोब, ये कहाँ पर लोकेटेड है, दोनों साइड, ब्रेन की दोनों लेटरल साइड्स पे, दोनों लेटरल साइड के टेम्पल्स पे ये टेम्पोरल लोब लोकेटेड है। जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन में भी देखी थी कि जो साइड में, जो लेटरल साइड में जितने भी पार्ट है उसे क्या कहते हैं, टेम्पोरल लोब। डीप ग्रूव नोन एज लेटरल सल्कस, जो बहुत ही डीप जो ग्रूव है, जो गहराई है, नोन एज लेटरल सल्कस, उसे लेटरल सल्कस कहते हैं। डिस्टिंग्विशेस द टेम्पोरल लोब फ्रॉम द अदर लोब्स इन द कॉर्टेक्स। सॉरी, इधर स्पेलिंग मिस्टेक, इधर लोब आएगा, फ्रॉम द अदर लोब्स इन द कॉर्टेक्स। जो एक डीप ग्रूव है वो क्या करता है कि उसे लेटरल सल्कस कहते हैं, और वो जितनी भी लोब्स हैं उनसे टेम्पोरल लोब को अलग कर देता है। अब जैसे कि हमें पता है कि जो ब्रेन है
इसमें बहुत सारे रिंकल्ड पार्ट हैं। अब इनसे अब बहुत सारे रिंकल्ड एरिया हैं। जो फ्रंट में था उसे हमने फ्रंटल लोब कह दिया, जो बैक में था उनको अलग नाम दे दिया। अब जितने भी रिंकल्ड एरिया हैं इसमें क्या बहुत सारे ग्रूव्स हैं, बहुत सारे राइज हैं, बहुत सारे ग्रूव्स हैं। तो ये जो इधर जो ग्रूव आया है ये बहुत ज़्यादा डीप है, जिसकी वजह से इस पार्ट को हमने टेम्पोरल लोब नाम दिया है। ये और पार्ट्स से अलग था, और जो ब्रेन के रिंकल्ड पार्ट्स थे उनसे ज़्यादा गहरा था। इस वजह से हमने इसे एक अलग पार्ट, एक अलग इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर एक पार्ट है उसमें हमने बताया है कि इस पार्ट को हम बोलेंगे टेम्पोरल लोब। तो ये डीप ग्रूव की वजह से ये जो टेम्पोरल लोब है ये और लोब से अलग है। देर इज़ अ गायरस नोन एज ट्रांसवर्स गायरस। यहाँ पे एक गायरस भी है जिसे ट्रांसवर्स गायरस कहते हैं, दैट सर्व्स एज द प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? प्राइमरी ऑडिटरी एरिया उसे कहते हैं, हेल्प्स इन प्रोसेसिंग ऑफ लैंग्वेज फंक्शंस। ये ऑडिटरी एरिया है और ये क्या काम करता है? ये हेल्प करता है जो लैंग्वेज है उनकी फंक्शनिंग में उनकी फंक्शनिंग को प्रोसेस करता है ये पार्ट। ये जो ट्रांसवर्स गायरस है ये प्राइमरी ऑडिटरी एरिया की तरह फंक्शन करता है और जितनी भी लैंग्वेज फंक्शंस है उनमें इन्वॉल्व है, उनको प्रोसेस करता है। दिस लोब इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। ये बहुत सारे और भी जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, उसमें भी इन्वॉल्व है, जैसे विजन में, मूवमेंट में, परसेप्शन में और फेशियल रिकग्नाइजेशन में, कि हम किसी पर्सन को उसको देखते हैं और हम उसे पहचान लेते हैं कि हाँ ये पर्सन कौन है, या फिर पहले हमने कभी इस पर्सन को देखा है नहीं देखा है। तो ये जो फेशियल रिकग्नाइजेशन है ये भी इसी पार्ट से होती है। If there is any damage to the temporal lobe, it may give rise to hallucinations. अगर कोई भी डैमेज हो जाता है इस टेम्पोरल लोब को तो इससे क्या होता है? हेल्यूसिनेशन की प्रॉब्लम होती है। That could be both auditory और विजुअल। और हेल्यूसिनेशन के बारे में हमने पढ़ा कि हेल्यूसिनेशन क्या होता है कि हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं या फिर सुनाई देती हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। इसके बारे में डिटेल में हमने कुछ पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि हेल्यूसिनेशन क्या है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें दिखाई देती है बट वो एग्जिस्ट नहीं करती। और ये ऑडिटरी भी हो सकता है हेल्यूसिनेशन, और विजुअल भी। हमने चीज़ें दिखाई भी दे सकते हैं और सुनाई भी दे सकते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, वो क्या है? हेल्यूसिनेशन। तो अगर इस टेम्पोरल लोब को कोई भी डैमेज हो जाता है तो हमें क्या कौन सी डिजीज़ हो सकती है, कौन सी बीमारी हो सकती है? हेल्यूसिनेशन की। टेम्पोरल लोब इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इमोशंस। जो टेम्पोरल लोब है वो इमोशंस में भी इन्वॉल्व है, एंड मोटिवेशनल बिहेवियर्स, और जो भी मोटिवेशनल बिहेवियर हमारा उसमें भी इन्वॉल्व है। एंड इट कैन ऑल्सो लेड टू क्लीवर-ब्यूसी सिंड्रोम, KBS। ये जो टेम्पोरल लोब है अगर इसमें कोई डैमेज हो जाता है तो हमें ये KBS यानी कि ये क्लीवर-ब्यूसी सिंड्रोम, ये डिसऑर्डर भी हो सकता है। और ये जो डिसीज़ हमने अभी पढ़ी क्लीवर-ब्यूसी सिंड्रोम, KBS, तो ये क्या ज़्यादातर मंकीज़ में देखी गई है, जो वाइल्ड मंकीज़ हैं, हु डू नॉट डिस्प्ले फियर और एंजाइटी रिस्पॉन्सेज, जिनमें फियर की कमी हो गई, यानी कि किसी चीज़ को देख करके उनका डरना, जो डर था वो कम हो गया, और या फिर वो ख़त्म भी हो गया, और एंजाइटी रिस्पॉन्सेज, और उनमें एंजाइटी के रिस्पॉन्सेज थे। और इसके बहुत से और भी जो सिम्टम्स है, साइंस है, वो भी क्या क्या है? इंक्लूड डिमिनिश्ड एबिलिटी टू विजुअल रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम देख कर चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। लॉस ऑफ नॉर्मल फियर, जो हमारा नॉर्मल जो फियर है वो भी खत्म हो जाता है। एंगर रिस्पॉन्सेज, यानी कि हम एंग्री रिस्पॉन्स करते हैं, हर चीज़ को गुस्से में लेकर रिस्पॉन्स करते हैं। मेमोरी लॉस हो सकता है। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, यानी कि हम डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं चीज़ों से। सीजर्स, ये भी एक डिसीज़ है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और डिमेंटिया, ये भी डिसीज़ हम अभी इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो डिसऑर्डर्स, ये सारे साइन और सिम्टम्स हैं इस KBS सिंड्रोम के। इन द लेफ्ट टेम्पोरल लोब, अब हम लेफ्ट टेम्पोरल लोब के बारे में पढ़ी। वर्निक्स एरिया है, नेम्ड आफ्टर जर्मन साइकोलॉजिस्ट कार्ल वर्निक, अ कंटेम्प्रेरी ऑफ पॉल ब्रोका। ये जो वर्निक्स एरिया, ये किसके ऊपर नाम रखा गया है? एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे कार्ल वर्निक्स, जिन्होंने इस एरिया को डिस्कवर करा। ये पॉल ब्रोका के कंटेम्प्रेरी थे, इनके ऊपर इस एरिया का नाम रखा गया है। दिस एरिया ऑफ द ब्रेन हेल्प्स इन स्पीच कॉम्प्रीहेंशन। ये जो एरिया है ये स्पीच के कॉम्प्रीहेंशन में इन्वॉल्व है, यानी कि समझना, यानी कि कॉम्प्रीहेंड करना, समझना कि कौन सामने वाला क्या बोल रहा है, हम सोच समझ के बोले चीज़ों को, इसमें इन्वॉल्व है ये एरिया। अ पर्सन विद वर्निक्स अफेजिया, कोई पर्सन जैसे वर्निक्स अफेजिया हो, देखो पहले जो हमने फ्रंटल लोब में पढ़ा था वो क्या था? ब्रोकाज अफेजिया, यानी कि फ्रंटल लोब के लेफ्ट पार्ट में जब कोई भी डैमेज हो जाता है तब क्या होता है? हमारी स्पीच की फ्लुएंसी और हम बोलने में दिक्कत होती है हमें। और ये जो एरिया, जो टेम्पोरल लोब की जो लेफ्ट एरिया है, लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट टेम्पोरल लोब, उस एरिया को क्या कहते हैं? वर्निक्स एरिया। और इसके जो अफेजिया को क्या कहते हैं? वर्निक्स अफेजिया। और ये किस चीज़ में? और ये वर्निक्स अफेजिया क्या है? अ पर्सन विथ वर्निक्स अफेजिया विल स्पीक रॉन्गली, कि वो गलत बोल सकता है लेकिन गलत। एंड विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड वट अदर पीपल आर सेइंग टू हिम और हर, दो देयर इज नो प्रॉब्लम इन फ्लुएंसी एंड आर्टिकुलेशन।
या जो वर्निक्स अफेजिया, इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन है उसको वर्निक्स अफेजिया है, ठीक है, अब वो बोल सकता है, ठीक है, वो कितना भी बोल सकता है, उसकी फ्लुएंसी में, उसकी स्पीच में कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है। वो जितना भी बोलेगा, जो भी बोलेगा वो गलत बोलेगा। जैसे कि किसी पर्सन का नाम है, जैसे किसी पर्सन का नाम है, उसको गलत तरीके से प्रोनाउंस करना, या फिर कोई एक वर्ड है उसको उल्टा प्रोनाउंस करना या लिखना, तो ये जो पूरी ये जो वर्निक्स एरिया से, इसमें डैमेज से हमें क्या दिक्कत होती है कि हमारी स्पीच कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो जाती है। स्पीच कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हम कुछ भी, कि हम लिखते भी गलत हैं, बोलते भी गलत है, और सामने वाला हमसे क्या करे, हम उसे समझ भी नहीं पाते उसकी लैंग्वेज को, और हमें ऐसा लगता है कि वो पर्सन गलत बोल रहा है। तो ये क्या होता है, वर्निक्स अफेजिया। यहाँ तक कि इस किसी भी पर्सन की फ्लुएंसी में कोई भी दिक्कत नहीं होती कि वो फ्लुएंटली हर तरीके से बात कर पाता है, उसके आर्टिकुलेशन को दिक्कत नहीं होती, बट वो जो भी बोलता है वो क्या होता है, गलत होता है, कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम होती है। Thus, any damage or lesion to this area might lead where the person can produce words or speak fluently but will be incorrect। तो कोई भी डैमेज, कोई भी लेजन अगर इस एरिया में होता है तो उससे क्या होता है कि कोई भी पर्सन बोल तो सकता है, वो फ्लुएंसी भी होगी उसकी स्पीच में, वर्ड भी प्रोड्यूस कर पाएगा, बट क्या होगा, सब कुछ गलत, जो भी बोलेगा वो सब क्या होगा, गलत। तो ये होता है वर्निक्स अफेजिया, जो कि टेम्पोरल लोब में होता है, लेफ्ट टेम्पोरल लोब में। तो हमने टेम्पोरल लोब भी कवर कर लिया। अब थर्ड लोब है पैराइटल लोब। Parietal lobe, it is located at the top and back of each hemisphere and lie between the occipital lobe and the central sulcus। जो ये पैराइटल लोब है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, टॉप और बैक पे। ये जितने भी हेमिस्फेयर्स, जो दोनों हेमिस्फेयर हैं उनके टॉप पर और बैक पर ये जो पैराइटल लोब है ये लोकेटेड है, एंड लाई बिटवीन द ऑक्सीपिटल लोब, और ऑक्सीपिटल लोब और सेंट्रल सल्कस के बीच में लोकेटेड है। देयर इज अ डीप ग्रूव नोन एज द पोस्ट सेंट्रल गायरस। इसके बारे में मैंने पढ़ रखा है कि पोस्ट सेंट्रल गायरस क्या होता है। देयर इज अ डीप ग्रूव, यहाँ पे एक डीप ग्रूव है जिसे पोस्ट सेंट्रल गायरस कहते हैं, दैट फंक्शंस एज द प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कोर्टेक्स। ये जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है ये कैसा क्या फंक्शन करता है, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कोर्टेक्स की तरह। दिस लोब इन्वॉल्व्ड इन सेंसेशन ऑफ टच एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मसल स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ये जो पैराइटल लोब है ये सेंसेशन में इन्वॉल्व है, जितनी भी चीज़ें हम सेंस कर पाते हैं, कोई भी कुछ भी चीज़ हमें टच होती है, वो जो सेंसेशन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें इन्वॉल्व होती है। एंड रिसीव्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मसल स्ट्रेच रिसेप्टर्स, और जितनी भी मसल रिसेप्टर्स है उनकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है। दिस नॉलेज ऑफ टच एंड बॉडी सेंसेशंस, ये जो नॉलेज होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है टच की और बॉडी सेंसेशन की, फैसिलिटेट्स इन दी इंटरप्रिटेशन में मदद करती है ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। जो भी चीज़ हमने विजुअलाइज कर, जो भी चीज़ हमने देखी, जो भी चीज़ हमने सुनी है, उन सब की इंटरप्रिटेशन में हमें हेल्प करती है ये जितनी भी चीज़ें टच होती है, बॉडी सेंसेशन होती है, इसकी इन्फॉर्मेशन। तो ये था पैराइटल लोब। अब फोर्थ है ऑक्सीपिटल लोब। ये ऑक्सीपिटल लोब लोकेटेड एट द बैक एंड बेस ऑफ ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन में देखा था, जो ये ऑक्सीपिटल लोब है ये बैक पे, यानी कि जो बेस है ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि जो हमारा ब्रेन है उसके जो सबसे लास्ट यानी कि पोस्टीरियर पे, बैक पे ये जो लोब है ये लोकेटेड है, और दोनों हेमिस्फीयर्स पे, जितनी भी लोब है वो दोनों हेमिस्फीयर्स पे लोकेटेड है। दोनों हेमिस्फीयर्स में लेफ्ट पार्ट भी है लोब में, और लेफ्ट और राइट पार्ट भी इन्वॉल्व है। तो ये दोनों पार्ट्स पे, दोनों हेमिस्फीयर्स के बैक पे, बेस पे लोकेटेड है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजुअल इन्फॉर्मेशन दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम द आइज। और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हम अपनी आइज से जो जितनी भी हम इंफॉर्मेशन, जितनी भी विजुअल इन्फॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं उनको प्रोसेस करता है, उनको प्रोसेस करने का काम ये ऑक्सीपिटल लोब करती है। द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एरिया इज ब्रॉडमैन एरिया 17। जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एरिया है उसे क्या कहते हैं, ब्रॉडमैन एरिया 17। जो ये ब्रॉडमैन एरिया 17 है ये क्या है, एक जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट थे, कॉर्बिनियन बॉर्डमैन। आई थिंक प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं बता रही हूँ। जो ब्रॉडमैन थे ये एक जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ब्रेन को काफ़ी पार्ट्स में, उनके फंक्शंस के, इन्होंने जो ब्रेन था उन्हें उसको डिवाइड करा था उसके फंक्शंस के ऊपर, उनके फंक्शंस पे बेस्ड उनके जो ब्रेन है उनको डिवाइड करा था ब्रेन को। और ये पहले ऐसे न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस तरीके से ब्रेन को डिवाइड करा हो, उसको मैप करा हो, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स उसे इस तरीके से डिवाइड करा। और टोटल 52 डिस्टिंक्ट एरिया, 52 एरियाज ऐसे थे जिनमें इन्होंने पूरे ब्रेन के फंक्शंस को डिवाइड करा था। और जो इसमें 17 लिखा है ये वही है कि 17 नंबर पे कौन सा एरिया आया था, ऑक्सीपिटल, यानी कि हमारे आइज का, हमारे विजुअल का एरिया आया था, इस वजह से ये ब्रॉडमैन एरिया 17 लिखा हुआ इधर, द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। और ये एरिया क्या करता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन परसीविंग कॉम्प्लेक्स विजुअल स्टिमुलाई। ये एरिया क्या करता है, जितनी भी कॉम्प्लेक्स विजुअल स्टिमुलाई है उनको परसीव करता है।
एनी डैमेज टू द ऑक्सीपिटल लोब लीड्स टू प्रॉब्लम्स इन विजन। कोई भी डैमेज अगर इस लोब में हो जाता है, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है, विजुअल, यानी कि विजुअल इन्फॉर्मेशन को परसीव करना, प्रोसेस करना। तो अगर इस लोब में कोई भी डैमेज हो जाता है तो हमारी विजन पर अफेक्ट होगा। व्हेन फ्लैशेज ऑफ लाइट आर सीन, विजुअल हेलुसिनेशन, विजन अफेक्ट होगी। विजन व्हेन फ्लैशेज ऑफ लाइट आर सीन, जैसे ही कोई फ्लैशेज होंगी लाइट, जैसे कि हम रोड पे जा रहे हैं और कोई भी सामने से कोई कार आ रही है तो कार की जो लाइट है वो हमारी आंखों पे फ्लैश होगी, तो उस टाइम पे हमारी जो विजन है वो काम करती है एक नॉर्मल पर्सन की। बट जो ऐसा पर्सन है जिसकी ऑक्सीपिटल लोब डैमेज है, उसे उसकी विजन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज उसे आएंगी। और क्या होगा, हमें विजुअल हेल्यूसिनेशन हो सकता है कि हमें कोई चीज़ ऐसी है जो एग्जिस्ट नहीं करे, हमें फिर भी वो दिखाई दे रही है, वो हो सकता है। और विजुअल एग्नोसिया, ये भी एक डिसऑर्डर है जो हमारे विजुअल से रिलेटेड है, वो हमें हो सकता है। अब लास्ट लोब क्या है, इंसुला। जैसे कि मैंने बताया था कि टेम्पोरल लोब के नीचे प्रेजेंट है, इस वजह से इसका इलस्ट्रेशन नहीं है, इसकी कोई भी इमेज नहीं है क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते। इंसुला क्या है, इट इज़ प्रेजेंट अंडर द टेम्पोरल लोब एंड इट इज़ हिडन फ्रॉम व्यू। जैसे कि मैंने बताया कि टेम्पोरल लोब के नीचे प्रेजेंट है और हम इसे देख नहीं सकते, छुपी हुई है। दिस लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, ये जो लोब है ये भी विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इफ देयर इज एनी डैमेज टू दिस एरिया देन देयर कुड बी कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस, यानी कि अगर इस पार्ट को, इस इंसुला को कोई भी डैमेज हो जाता है तो हमें क्या हो सकता है, कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस। एक्सटेंसिव डैमेज टू दिस एरिया, और अगर इस एरिया को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डैमेज हो जाता है, स्पेशली इन दी राइट हेमिस्फेयर, में डैमेज द लेफ्ट विजुअल फील्ड कॉजिंग ब्लाइंडनेस इन दैट एरिया। यानी कि जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो हमारे राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, तो अगर इस पार्ट में स्पेशली जो राइट हेमिस्फेयर है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो हमारी जो लेफ्ट विजुअल है, यानी कि जो हमारी लेफ्ट आई है, वो क्या होती है, पूरी तरीके से हम उससे ब्लाइंड हो जाएंगे, यानी कि हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, हम अंधे हो जाएंगे एक तरीके से। द पर्सन हैविंग कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस, वो पर्सन जिससे कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस है, मे नॉट बी एबल टू परसीव पैटर्न्स ऑफ विजुअल इमेजेस। देखो, अब जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, दिस लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, सो इफ देयर इज एनी डैमेज टू दिस एरिया देन देयर कुड बी कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस। तो ये कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस क्या है, और अगर इस पार्ट को थोड़ी बहुत चोट लग जाए, थोड़ा बहुत डैमेज हो, तो हमें कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो सकता है। अगर हमारे राइट साइड जो ये इंसुला है, राइट हेमिस्फेयर पे जो जिधर ये आता है, अगर उसको डैमेज हो जाए, वो डैमेज हो जाए, तो हमारी जो लेफ्ट विजुअल फील्ड है, यानी कि जो हमारी लेफ्ट आई है, उस पर हम पूरी तरीके से ब्लाइंड हो सकते हैं। बट अगर थोड़ा बहुत कोई पार्ट में या फिर लेफ्ट साइड में, अगर इंसुला पे, लेफ्ट हेमिस्फेयर पे अगर डैमेज हुआ है थोड़ा बहुत, तो हमें क्या होगा, कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस। और ये कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस क्या है, कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस है कि हमें पैटर्न्स देखने में प्रॉब्लम हो गया, हम पैटर्न्स परसीव नहीं कर पाएंगे। जैसे जेब्रा क्रॉसिंग वो एक पैटर्न है, और भी जितने भी पैटर्न्स हैं हम उन्हें परसीव नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इट इज़ नोन टू बी इन्वॉल्व इन कॉन्शियसनेस, और ये जो पार्ट है, ये इंसुला जो लोब है, ये हमारे कॉन्शियसनेस में भी इन्वॉल्व है, इमोशंस में, एंड रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करने में भी इंपॉर्टेंट है। और ये होम्योस्टेसिस क्या है, हमने फर्स्ट जो यूनिट उसमें पढ़ा था कि हमारी बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी, वो अपने आप को खुद से बैलेंस कर पाती है, खुद से ठीक कर पाती है, वो क्या स्टेट होती है, उसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अदर फंक्शंस इंक्लूड, और जो दूसरे फंक्शंस है वो कौन कौन से, सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि अपने आप को पहचानना, सेल्फ अवेयरनेस, कंपैशन, एम्पैथी एटसेट्रा, और ये सारे फंक्शंस भी इस पार्ट में इंक्लूड है, इस लोब में भी। तो हमने सारी लोब्स कवर कर ली हैं। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की जितनी लोब्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट है ब्रेन प्रोसेसेस रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस। ब्रेन की प्रोसेसेस जो हमारी कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। कॉन्शियसनेस क्या है, किसी पर्सन की कॉन्शियसनेस बहुत ही पर्सनल, बहुत ही सब्जेक्टिव है। और कॉन्शियसनेस क्या, हम सिचुएशन में, हम किसी सिचुएशन में अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, अपने अराउंड, अपने एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हैं, हम उससे कितना परसीव कर पा रहे हैं, क्या परसीव कर पा रहे हैं, वो क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस। द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, जिसे RAS भी कहते हैं, कंडक्ट्स इम्पल्सिस टू द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में इम्पल्सिस कंडक्ट करता है, एंड अराउजल कंडक्ट करता है, एंड ह्यूमन कॉन्शियस एक्साइट्स इट। जो RAS है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये क्या है, ये कॉर्टेक्स में, जो हमारा ब्रेन का कॉर्टेक्स है, उसमें क्या है, इम्पल्सिस कंडक्ट करता है, अराउजल के लिए इन्वॉल्व है, अराउजल में इन्वॉल्व है, ह्यूमन कॉन्शियस में इन्वॉल्व है, यानी कि हम कितने कॉन्शियस रह पाते हैं, कितनी चीज़ों से हम अवेयर हैं, इन सब में इन्वॉल्व है RAS। और ये RAS क्या है, इज़ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन का एक नेटवर्क है, दैट आर इन्वॉल्व इन सेंसेशन एंड अटेंशन, जो कि सेंसेशन में और अटेंशन में इन्वॉल्व है। अटेंशन वही कि हम कितने ज़्यादा अटेंटिव हैं, कि हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हमारी कॉन्शियसनेस, उसमें अटेंशन का भी रोल है, कि हम कितने अवेयर हो पाके हमारी जो आसपास की चीज़ें उन्हें कॉन्शियसली रिसीव कर पा रहे हैं, क्या क्या परसीव कर रहे हैं। इस समय क्या है, RAS इन्वॉल्व है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड रिलाइज इट टू द थैलेमस टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स।
जो RAS है वो क्या करता है, इट रिसीव्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसे रिसीव करता है एंड रिलेट टू दी थैलेमस टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और थैलेमस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इन्फॉर्मेशन को रिले करता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि एक पूरा एक नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, नेटवर्क है तो क्या सिग्नल्स को पहुंचाने का काम करता है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक थैलेमस तक पहुंचाने का काम करता है स्पाइनल कॉर्ड से। दी RAS functions as the arousing system that alerts the body hence maintaining consciousness। जो RAS है उनका क्या फंक्शन, एक अराउजिंग सिस्टम की तरह फंक्शन करता है, फंक्शन एज द अराउजिंग सिस्टम, और बॉडी को अलर्ट करके रखता है, हेंस मेंटेनिंग कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस को भी मेंटेन करके रखता है। द 3 ग्लोबल ब्रेन स्टेट्स, जो 3 ब्रेन स्टेट्स हैं जो कि सारे पूरे ग्लोब पे सबको पता है कि कौन सी 3 स्टेट्स होती है हर पर्सन के ब्रेन के कौन सी 3 स्टेट्स होते हैं, वो कौन कौन से, अवेक, अस्लीप एंड ड्रीमी, यानी कि जब हम जाग रहे होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, या फिर जब हम सपने देख रहे होते हैं, ये 3 स्टेट्स होती हैं हर पर्सन में, आर कंट्रोल्ड बाय RAS लोकेटेड इन मेसोपॉन्स। और ये जो तीनों स्टेट्स हैं, ग्लोबल स्टेट्स हैं ब्रेन की, ये कहाँ पर, इनको कौन कंट्रोल कर पाता है, RAS लोकेटेड इन मेसोपॉन्स, जो कि मेसोपॉन्स में लोकेटेड है। अब आगे है, amphetamine is a drug that induces stimulatory influences on the cerebrum, thus enhancing wakefulness and alertness। एम्फेटामाइन एक ड्रग है जो कि हमारे स्टिमुलेशन में इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि जो भी चीज़ हम परसीव कर पा रहे हैं उससे और ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम उससे इन्फ्लुएंस करता है, स्टिमुलेशन बढ़ा देता है ऑन दी सेरेब्रम, दस इन्हेंसिंग वेकफुलनेस एंड अलर्टनेस, जो कि हमारी वेकफुलनेस और अलर्टनेस को इन्हेंस कर देता है ये ड्रग। पेनियल बॉडी इज प्लेस लिटिल अबव द मिड ब्रेन, हमारी मिड ब्रेन से थोड़ी ही ऊपर एक पाइनियल बॉडी है। इट्स मेन फंक्शन इज इन रेगुलेटिंग द बायोलॉजिकल क्लॉक एंड रिदम साइकिल्स। ये इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, यानी कि हमें किस टाइम खाना खाना है, हमारी बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम है, मतलब जो टाइमिंग है, उन सबको जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है उससे रेगुलेट करके रखता है। जितने भी रिदम साइकिल्स उन्हें उनके रेगुलेशन का काम होता है, ये उनके रेगुलेशन का काम सारा पाइनियल बॉडी करती है। It regulates the circadian rhythms which are influenced by dark and light cycles। अब ये सर्कैडियन रिदम्स क्या है, सर्कैडियन रिदम्स जैसे कि हमें भूख लगती है, अपने टाइम पे भूख लगती है, यानी कि सुबह उठते हैं हमें कब ब्रेकफास्ट करना है, हमें भूख लगती है, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम लंच करते हैं, फिर हम क्या रात का खाना खाते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी की पूरी साइकिल है, इसे ये जो रिदम है कि हमें किस टाइम सोना है, हम रात को सोते हैं, जो सबसे गहरी नींद आती है वो रात को आती है। दिन में भी अगर कोई पर्सन सोता है तो उसको इतनी गहरी नींद नहीं आती, या फिर उतना ज़्यादा जो है स्ट्रेस रिलीफ नहीं हो पाता जितना कि रात को सोने पर होता है। और हमारी बॉडी का जो मेन फंक्शन होता है, जो ग्रोथ होती है, जो जितनी भी ब्रेन की डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, रात में होती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो इसे क्या कहते हैं, सर्कैडियन रिदम, ये जो प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं सर्कैडियन रिदम विच इन्फ्लुएंस्ड बाय द डार्क एंड लाइट साइकिल, जो कि डार्क और लाइट साइकिल से इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि जब अंधेरा हो जाता है उस टाइम पे हम रात का खाना खाते हैं, भूख लगती है रात के खाने के लिए, फिर हम सोते हैं, हमें नींद आती है, हमें अपने आप नींद आती है, या फिर हम सो जाते हैं। अगर हम ज़बरदस्ती फ़ोन चलाते चलाते अपने आप को जगा के रखें तो वो अलग है, बट जो नेचुरल प्रोसेस है वो क्या होता है कि रात होते ही हमें एक टाइम पर अपने आप नींद आने लग जाती है, हमारी जो आँखें वो भारी होती जाती हैं, चाहे हम दिन में पूरा दिन सोए हों फिर भी हमें रात में नींद आ जाती है, क्योंकि हमारी सर्कैडियन रिदम है जो कि लाइट से और डार्क से क्या इन्फ्लुएंस होती है। जैसे ही सुबह होती है हम क्या उठ जाते हैं। स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश एंड एम्फीबियंस। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो स्पेशली जो इंपॉर्टेंट है वो किन के लिए है, जो जितनी भी बर्ड्स होती हैं, क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं क्या होते हैं, पूरी बायोलॉजिकल इनकी प्रोसेस चलती है, ये अपनी मर्ज़ी से अपने आप को रोक नहीं पाते। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हम लंच कभी भी कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट हम ना टाइम चेंज कर सकते हैं, डिनर का टाइम चेंज कर सकते हैं, बट ये जो एनिमल्स होते हैं इनका जो टाइमिंग होती है सुबह उठने की सोने की, ये क्या है, मेंटेन रहती है। ये इनकी जो सर्कैडियन रिदम है ये प्रॉपर रहती है, इसको चेंज नहीं कर पाते। तो ये जो सर्कैडियन रिदम है ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइनियल ग्लैंड प्रोड्यूसेस मेलाटोनिन, जो पाइनियल ग्लैंड है ये मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है, अ हार्मोन दैट हेल्प्स इन सिंक्रोनाइजिंग द बॉडी फंक्शंस विद वन अनदर। ये जो पाइनियल ग्लैंड है ये एक मेलाटोनिन, एक हार्मोन है जिसका नाम है मेलाटोनिन, इसको प्रोड्यूस करता है। और ये जो हार्मोन है इसका क्या काम होता है, इट हेल्प्स इन सिंक्रोनाइजिंग द बॉडी फंक्शंस, यानी कि जितने भी हमारी बॉडी में फंक्शंस हैं उन्हें सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइज मतलब उन्हें साथ साथ चलाने का काम करता है, एक दूसरे की वो जितने भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हो क्या है एक दूसरे के साथ मिलकर चले, एक दूसरे के साथ साथ चलें। एज वेल एज रेगुलेटिंग रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स, और जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स होते हैं उन्हें भी ये हार्मोन रेगुलेट करता है। ये जो पाइनियल ग्लैंड है ये रेगुलेट करके रखता है। और ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स, और ह्यूमंस के लिए और जो दूसरे मैमल्स हैं उनके लिए इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग स्लीप एंड रेगुलेटिंग सर्कैडियन रिदम।
और जो जितने भी ह्यूमंस हैं और मैमल्स हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पाइनियल ग्लैंड, क्योंकि ये हमारी स्लीप को प्रमोट करता है और हमारी जो सर्कैडियन रिदम है उसे भी रेगुलेट करके रखता है। तो ये थी ब्रेन की कुछ प्रोसेसेस जो कॉन्शियसनेस में इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं अगर वो डैमेज हो जाए, तो उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो टोटल 7 डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें फर्स्ट है अल्जाइमर्स डिसीज, जिसके बारे में इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, अब हम थोड़ा डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अल्जाइमर डिसीज, वैन देयर इज डीजेनरेशन प्रोसेस, जब कोई डीजेनरेशन प्रोसेस होती है। अब ये डीजेनरेशन क्या है ये हमने सेकंड यूनिट में कवर कर रखा है कि डीजेनरेशन, रीजेनरेशन, रिकवरी ये सब क्या है। तो आप उसमें जाके दोबारा से वो वीडियो देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो भी जाकर के देख सकते हैं। तो अल्जाइमर डिजीज में क्या है, व्हेन देयर इज डीजेनरेशन प्रोसेस, जब डीजेनरेशन प्रोसेस होते हैं इट डिस्ट्रॉयज मैनी न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, तो ब्रेन के बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दिस इन्फ्लुएंसेस द इंडिविजुअल्स मेमोरी, अटेंशन एंड मोटर रिस्पॉन्सेज एडवर्सली, और इससे जो हमारी अटेंशन है, जो हमारी मेमोरी है, मोटर रिस्पॉन्सेज है, वो सब बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस प्रभावित होते हैं। दिस डीजेनरेटिव डिसीज इज नोन एज डिमेंटिया, और ये जो डीजेनरेटिव डिसीज़ है इसे क्या कहते हैं, डिमेंटिया। यानी कि ये जो डीजेनरेटिव डिसीज़ है जिससे कि हमें ये मेमोरी में मेमोरी अफेक्ट होते हैं, हमारे अटेंशन अफेक्ट होते हैं, मोटर रिस्पॉन्सेज ये सब अफेक्ट होते हैं बुरी तरीके से, इसे पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिमेंटिया। इस डिसीज़ को क्या कहते हैं, डिमेंटिया। अल्जाइमर्स डिसीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंटिया। द कॉज आइडेंटिफाइड इज मोस्टली जेनेटिक। जो ये अल्जाइमर डिसीज़ है ये सबसे कॉमन कारण है कि किसी पर्सन को डिमेंटिया हो सकता है। द कॉज आइडेंटिफाइड इज मोस्टली जेनेटिक। तो देखो अगर किसी पर्सन को अल्जाइमर डिसीज़ है तो वो या तो जेनेटिक हो सकते हैं, फिर बाहर से भी उसे लग सकते हैं। और इस अल्जाइमर डिसीज़ से होता क्या है, इस अल्जाइमर डिसीज़ से जो हमारी डीजनरेशन प्रोसेस है वो एक्टिव हो जाती है। यानी कि डीजनरेशन प्रोसेस होती है जिससे कि हमारे ब्रेन के बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे हमारी मेमोरी, अटेंशन, मोटर रिस्पॉन्सेज ये सब बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होते हैं। और इस पूरी डीजनरेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिमेंटिया। इसके बारे में हमने पहले वर्ड आया था ये कि डिमेंटिया क्या है, जब मैंने बोला था कि हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वो यही है कि डिमेंटिया क्या है, डीजनरेशन प्रोसेस है। डीजनरेशन प्रोसेस में क्या होता है, हमारे ब्रेन के बहुत सारे न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिससे हमारी मेमोरी, अटेंशन और मोटर रिस्पॉन्सेज अफेक्ट होते हैं। और इसका मेन कारण क्या है, अल्जाइमर डिसीज़। और ज़्यादातर हमें क्या पाया गया कि अगर जब किसी पर्सन को ये अल्जाइमर डिसीज़ होती है या फिर डिमेंटिया होते हैं तो ज़्यादातर ये पाया जाता है कि ये जेनेटिक है, बाहर से उसे नहीं लगाया है, एनवायरनमेंट से उसे या फिर अपने आप उसको नहीं हुआ है, जेनेटिक हो सकता है ज़्यादातर। अब आगे, पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस हैव डिफिकल्टी इन मेमोरी, रिमेंबरिंग नेम्स, पीपल, प्लेसेस एंड हैव अ वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन, हैव ग्रेट डिफिकल्टीज इन मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड रिटेनिंग देयर मेंटल एबिलिटीज़। तो जो भी लोग इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं उनके साथ क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है उसकी उनकी मेमोरी में, किसी पर्सन का नाम याद रखने में, रिमेंबर रखने में, और किसी पर्सन को याद रखने में, किसी जगह को। और उनकी जो अटेंशन स्पैन होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है, इनकी किसी चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा टाइम तक अटेंशन पे नहीं कर सकते। दे हैव ग्रेट डिफिकल्टीज इन मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, अपनी पर्सनल हाइजीन को भी वो मेंटेन करके नहीं रख पाते। एंड रिटेनिंग देयर मेंटल एबिलिटीज़, और जो उनकी मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनको भी रिटेन यानी कि बरकरार नहीं रख पाते। आगे है एड्स कोज्ड बाय HIV वायरस। जो एड्स हैं, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कोज्ड बाय द HIV वायरस, जो कि HIV वायरस से होता है, में इन्फेक्ट द न्यूरॉन्स। और ये जो वायरस है ये भी न्यूरॉन्स को इन्फेक्ट कर सकता है, उनको इन्फेक्शन दे सकता है। दैट लीड टू प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन, जिससे कि प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन हो सकती है ब्रेन में, जिससे कि हमें डिमेंटिया हो सकता है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो ये डिसीज़ ये मोस्टली जेनेटिक पाई गई है, बट जो बाहर से यानी कि किसी पर्सन को अपने आप जब ये होता है तो वो किससे हो सकता है, एड्स से या HIV वायरस से। तो जिससे कि प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन हमारे न्यूरॉन्स में होती है और जिससे कि डिमेंटिया डिसीज़ हो सकती है। अब आ गया है हंटिंगटन्स डिसीज़। ये जो हंटिंगटन डिसीज़ है अ जेनेटिक डिसीज़, एक जेनेटिक डिसीज़ है दैट रिजल्ट्स इन इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, जो कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है, दैट आर नॉट डिसाइड, कि अगर हम कोई भी मूवमेंट नहीं भी चाहते हैं, कोई भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडी में हो, तब भी वो हमसे हो जाती है। क्योंकि न्यूरॉन्स जो है वो जो न्यूरॉन्स है वो तो अफेक्टेड हो चुके हैं, तो हम जो नहीं चाहते हैं काम करना इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, वो भी हमसे हो जाती हैं। में ऑल्सो कॉज सीवियर डिमेंटिया, और इससे सीवियर डिमेंटिया भी हो सकता है एंड कैन बी फैटल, और भी ज़्यादा हो सकता है, और भी ज़्यादा फैटल हो सकता है। तो ये थी अल्जाइमर डिसीज़। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्किंसंस डिसीज़। अब सेकंड है पार्किंसंस डिसीज़। ये पार्किंसन डिसीज़ क्या होता है, इट इज़ अ मूवमेंट डिसऑर्डर। ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है, यानी कि मूवमेंट में इसमें हमारी जो मूवमेंट्स है उसमें इम्पेयरमेंट्स आते हैं। मोर प्रेवलेंट इन मेल्स, ज़्यादातर मेल्स में होती हैं। एंड दी वन साइड इज़ मिडिल एंड ओल्ड एज, और ज़्यादातर किन में होती है, मिडिल एज लोगों में या फिर ओल्ड एज पीपल्स में।
ज़्यादातर मेल्स में। द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ ट्रेमर ड्यूरिंग एन एक्टिविटी, और जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो क्या है, ट्रेमर ड्यूरिंग एन एक्टिविटी, यानी कि जब भी कोई हम काम कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, हमें अड़चने आती हैं, यानी कि ट्रेमर, यानी कि बहुत ही जैसे हम चल रहे हैं तो हमारे पैरों में क्या झटके लग रहे हैं, हम ढंग से चल नहीं पा रहे, वो क्या है, ट्रेमर। यानी कि हम रुक रुक के काम करते हैं, जैसे कि कोई रोबोट है उसमें कोई फंक्शनिंग में दिक्कत आती है तो कैसे रुक रुक के काम करता है, तो वैसे ही एक ह्यूमन, उसमें जब ये पार्किंसन डिजीज हो जाती है तो वो बहुत अटक अटक कर, बहुत रुक रुक कर काम करता है। बट नॉट ड्यूरिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स, बट वॉलेंट्री जो मूवमेंट्स है हमारी बॉडी की उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और स्लीपिंग पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जितनी भी मूवमेंट्स हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय कॉग्निटिव डेफिसिट्स, और इसको हम किस तरीके से कैरेक्टराइज करते हैं, कॉग्निटिव डेफिसिट, यानी कि जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उसमें कोई कमी आ जाना। अब नेक्स्ट है स्ट्रोक, जो अब थर्ड है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब थर्ड है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब सबसे पहले ऑटो इम्यून क्या है, जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसमें बहुत से ऐसे, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी हमें हेल्प करता है कि ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे, हमारी जो सेल्स हैं वो हेल्दी रहे। तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या काम करता है, जो ऑटो इम्यून सिस्टम है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्टिव वायरस आ रहा होता है तो वो उससे लड़ता है अपने आप, और हमारी जो बॉडी उससे प्रोटेक्ट करके रखता है, ये अपने आप होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून। और ऑटो इम्यून अगर डिसऑर्डर हो जाए तो क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की जो हमारे बॉडी के एंजाइम्स है, जो हमारे इम्यून सिस्टम में जो एंजाइम्स हैं वो हमारे हेल्दी सेल्स को, हमारे टिश्यूज़ को, जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन्हीं पे अटैक करने लग जाते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी बॉडी को ही ख़राब करने में लग जाती है। हमारे जो सेल्स हैं, हेल्दी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उन पर अटैक करने लग जाते हैं, और जबकि वायरस पे अटैक नहीं कर पाती। तो ये कहता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है एंड अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। और ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है, रुकती नहीं है, ये बढ़ती जाती है। दैट अटैक्स द माइलिन शीथ, द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एक्सोन ऑफ द CNS, जो कि माइलिन शीथ को अटैक करती है। माइलिन शीथ क्या है, किसी भी एक्सोन की आउटर कवरिंग जो कि उस एक्सोन को प्रोटेक्ट करके रखती है, कि हर एक न्यूरॉन में क्या होता है, सेल बॉडी होती है, एक्सोन होता है, और डेंड्राइट्स होते हैं, टर्मिनल बटन्स होते हैं, सब हमने पढ़ रखा है। तो जो एक्सोन होती है उस पर क्या होता है, एक माइलिन शीथ होती है जो कि उस जो एक्सोन है उसे प्रोटेक्ट करके रखती है, उस पर अटैक करता है। और अगर वो माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या होगा, हमारा एक्सोन बहुत जल्दी से टूट सकता है, जो न्यूरॉन्स है वो टूट सकते हैं। तो ये जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जो कि हमारी माइलिन शीथ पे अटैक करता है। द यूजुअल वन सेट ऑफ डिसीज इज ड्यूरिंग यंग एज, और ज़्यादातर ये जो डिसीज़ है ये यंग एज के लोगों को हो सकती है। कॉमन सिम्टम्स आर विजुअल डिस्टर्बेंस है इसके कॉमन सिम्टम्स, मस्कुलर वीकनेस, हमारी मसल्स में जो वीकनेस आना, ट्रेमर्स एंड अटैक्सिया, ये सारी जो है कॉमन सिम्टम्स है कि किसी पर्सन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। द कॉजेज ऑफ ऑटोइम्यून डिसीजेज रिमेन लार्जली अननोन, और जो इसका कोज है कि क्यों किसी पर्सन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस होते हैं, ये ऑटोइम्यून डिसीज हो रही है, ये अब तक पता नहीं चला है। देयर इज अ ग्रोइंग कंसेंसस दैट ऑटोइम्यून डिसीज लाइकली रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और अभी जो रिसेंट कुछ ग्रोइंग कंसेंसस हैं जिनसे ये पता चला है कि जो ऑटोइम्यून डिसीजेस हैं ये किस चीज़ का रिजल्ट है, इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी पर्सन को ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। अब नेक्स्ट है स्ट्रोक। फोर्थ है स्ट्रोक। समटाइम्स एन इंजरी और अ डिसीज में डिस्ट्रॉय द टिश्यू इन द ब्रेन एंड न्यूरॉन्स इन्वॉल्व इन मोटर मूवमेंट्स। कभी कभी क्या होता है, कोई भी हमें इंजरी हो जाती है, फिर कोई भी ऐसी डिसीज हो जाती है जो हमारे ब्रेन के कुछ टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है, या फिर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मोटर मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या सिचुएशन पे आ जाता है, हमें स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक्स में भी कॉज्ड बिकॉज ऑफ सेरेब्रल हेमरेज, ब्लीडिंग इन द ब्रेन। स्ट्रोक्स कैसे हो सकते हैं कि अगर हमें कोई चोट लगी है, ठीक है, या फिर हमें कोई डिसीज़ हो गई है, उसकी वजह से हमारा जो सेरेब्रल हेमरेज हो गया हमें, यानी कि सेरेब्रल हेमरेज क्या कि हमारे ब्रेन से ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है हमारे ब्रेन में किसी डिसीज़ की वजह से, या फिर जब हम कहीं से गिर गए हैं, कोई हमारा एक्सीडेंट हो गया, किसी भी चोट की वजह से क्या होता है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, उसकी वजह से हमें स्ट्रोक हो सकता है कि हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ठीक है, उनमें इंजरी हो गई है। और दूसरा क्या है, सेरेब्रल इस्केमिया। सेरेब्रल इस्केमिया क्या है, इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू एन एरिया ऑफ द ब्रेन। किसी भी ब्रेन के पार्ट में जब ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, जब हमारे ब्रेन में जो ब्लड की सप्लाई है वो ही बंद हो जाती है, उससे क्या बोलते हैं, सेरेब्रल इस्केमिया। इसकी वजह से भी स्ट्रोक्स हो सकते हैं जब हमारे ब्रेन को उसका न्यूट्रिशन पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, ब्लड ढंग से नहीं जा पा रहा है हमारे ब्रेन में, इसकी वजह से क्या होता है, सेरेब्रल इस्केमिया, इसकी वजह से भी हमें स्ट्रोक हो सकता है। In cerebrovascular accident, CVA, cerebrovascular accident, the blood flow
थ्रू दी वेसल्स इज स्टॉप ड्यू टू हेमरेज। और जो सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट CVA, इसमें क्या होता है कि कोई हमें एक्सीडेंट हो गया, हेमरेज हो गया ब्रेन में, उसकी वजह से क्या हुआ, जो नसों से, जो वीसल से जितना भी ब्लड जाता है उसका फ्लो रुक गया है, उसे कहते हैं सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। दिस कॉजेस लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड इफ द न्यूरॉन्स डाई देन इट लेड्स टू डैमेज इन मोटर न्यूरॉन्स। इससे क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से क्या कि जो न्यूरॉन्स है वो मरने लगते हैं, बेचारे वो मर जाते हैं, जिससे हमारी ब्रेन के जो मोटर न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो जाते हैं। मतलब कि हम चीज़ें सेंस तो कर पाते हैं बट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, दस लीडिंग टू पार्शियल और कंप्लीट पैरालिसिस, जिससे कि हमें या तो पार्शियल या तो हमारी हाफ बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगी, या फिर हमारी पूरी ही बॉडी जो है पैरालाइज हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम पैरालिसिस, और पैरालिसिस के अलावा कॉमन जो रिजल्ट है स्ट्रोक के, अगर किसी पर्सन को स्ट्रोक हुआ है तो उससे पैरालिसिस ही नहीं और भी कुछ हो सकता है। कैन बी अमनेजिया हो सकता है, अफेजिया हो सकता है, यानी कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इवन कोमा, या फिर पर्सन कोमा में भी जा सकता है कि वो सब चीज़ सुन तो पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं बट रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे क्योंकि मोटर जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो चुके हैं। तो ये होता है स्ट्रोक। अब फिफ्थ क्या है, सेरेब्रल पैल्सी। ये सेरेब्रल पैल्सी क्या है, दिस इज अ कॉमन डिसीज दैट ओकर्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड व्हेन देयर इज एनी डैमेज टू द ब्रेन ड्यू टू द इन्फेक्शन, ट्रॉमा और रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई एट बर्थ। सेरेब्रल पैल्सी क्या है, बहुत ही कॉमन डिसीज है जो कि चाइल्डहुड में छोटे बच्चों को हो सकती है, जैसे उनकी बर्थ होती है उस टाइम पे अगर कोई भी जो डैमेज हो गया उनके ब्रेन को, उनको ब्रेन को चोट लग गई या फिर इन्फेक्शन हो गया, फिर कोई भी ट्रॉमा या फिर ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो गया उनकी बर्थ के टाइम पे, उन्हें उनके ब्रेन को अच्छे से जो है ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाई है, तब क्या हो सकता है, उन्हें क्या हो सकती है, डिसीज सेरेब्रल पैल्सी। दिस कॉज परमानेंट डैमेज टू द मूवमेंट ऑफ बॉडी मसल्स। इससे क्या होता है, या तो परमानेंट एक डैमेज हो सकता है किसी भी पर्सन के बॉडी मूवमेंट्स में, मसल्स में। द वॉलेंट्री मसल कंट्रोल इज इम्पेयर्ड एंड कॉजेज स्पैस्टिक पैरालिसिस दैट अफेक्ट्स वन साइड ऑफ द बॉडी। और जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं उसका जो कंट्रोल होता है वो भी उसमें भी कमी आने लगते हैं। इम्पेयर्ड मतलब उसमें कमी आना, किस चीज़ में कमी आना, उसको क्या बोलते हैं, इम्पेयर्ड। द वॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल इज इम्पेयर्ड, जो वॉलेंट्री मसल्स है उनका कंट्रोल किया उसमें भी कमी आ जाती है, एंड कॉजेज स्पैस्टिक पैरालिसिस, जिससे स्पैस्टिक पैरालिसिस भी हो सकता है दैट अफेक्ट्स वन साइड ऑफ द बॉडी, जिससे कि हमारी बॉडी की वन साइड, एक साइड जो है वो अफेक्ट हो जाती है। तो ये था सेरेब्रल पैल्सी, जो कि बर्थ के टाइम पे या तो हमें कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई डिसीज़ हो जाती है, फिर हमारी ऑक्सीजन सप्लाई में कोई कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमें ये डिसीज़ हो सकती है, और ये परमानेंट भी हो सकती है, परमानेंट डैमेज हमारी बॉडी के मसल्स को दे सकती है, या फिर ऐसी डिसीज़ हो सकती है स्पैस्टिक पैरालिसिस, जिससे कि हमारी बॉडी की वन साइड जो है वो अफेक्ट हो जाए। अब सिक्स्थ है सीजर डिसऑर्डर्स। सीजर्स के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, सीजर डिसऑर्डर्स। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन बर्स्ट्स ऑफ सीजर्स दैट कॉजेज अ टेम्पररी चेंज इन द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। जो ये जो सीजर डिसऑर्डर है, इसे हम किस तरीके से कैरेक्टराइज करते हैं कि सडन बर्स्ट ऑफ सीजर्स, यानी कि जब दौरे पड़ते हैं, सडन बर्स्ट ऑफ द सीजर, यानी कि दौरों का फटना, बर्स्ट मतलब फटना, यानी कि दौरे एकदम से बहुत सारे आ जाना, उसे बोलते हैं सीजर डिसऑर्डर दैट कॉज अ टेम्पररी चेंज इन द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। जिसमें क्या होता है, इन सीजर्स में क्या होता है, जो दौरे पड़ते हैं इसमें क्या होता है कि टेम्पररी चेंज होता है ब्रेन की फंक्शनिंग में। हमारा जो ब्रेन का फंक्शन है वो एक तरीके से चेंज हो जाता है, वो टेम्पररी चेंज होता है जैसे ही वो दौरे खत्म होते हैं, सीजर्स खत्म होते हैं, जब क्या होता है हमारा ब्रेन वापस से नॉर्मल फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। सच एज चेंजेस इन कॉन्शियसनेस में चेंज होना, मोटर कंट्रोल में चेंज आना, और मसल कंट्रैक्शंस इसमें भी चेंज आना। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, अगर किसी पर्सन को दौरे भी पड़े हैं तो क्या दौरे पड़ते तो क्या होता है, उसके हाथ पैर मुड़ जाते हैं, या फिर उसकी वो काम करना बंद कर देता है, खड़े हैं तो गिर जाता है वो पर्सन, हाथ पैर हिलने लग जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं सीजर्स, जिसमें ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो चेंज हो जाती है। एपिलेप्सी इज एन एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल एपिलेप्सी भी है। द फ्रिक्वेंसी एंड सीवियरिटी, जो फ्रिक्वेंसी है और जो सीवियरिटी है सीजर्स की, कैन बी कंट्रोल्ड विद मेडिकेशंस। इसके लिए मेडिकेशन से हम जो फ्रिक्वेंसी है कि कितने टाइम पर हमें जो दौरे पड़ रहे हैं, किसी पर्सन को दौरे पड़ रहे हैं, वो भी मेडिकेशन से कंट्रोल हो सकता है, और कितनी सीवियर किसी पर्सन को सीजर डिसऑर्डर है वो भी कंट्रोल करा जा सकता है मेडिकेशन से। अब जो लास्ट डिसीज़ है वो है अमनेजिया। अभी अमनेजिया क्या है, अमनेजिया इट इज़ अ मेजर लॉस ऑफ मेमोरी वाइल अदर मेंटल फंक्शंस आर वर्किंग। यानी कि अमनेशिया में क्या होता है कि सिर्फ हमारी मेमोरी अफेक्ट होती है, और जितनी भी मेंटल फंक्शनिंग्स हैं, जितनी भी कॉग्निटिव फंक्शनिंग्स हैं, वो सब वर्क कर रही होती है, सिर्फ हमारी मेमोरी लॉस होता है इस अमनेशिया में। द कोज कैन बी इन्फेक्शन हो सकता है, इसका कोज स्ट्रोक हो सकते हैं, ट्यूमर हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, ऑक्सीजन लॉस हो सकता है, एपिलेप्सी, अल्जाइमर डिसीज़, ये सब डिसीज़ हो सकती हैं, सब कॉजेज हो सकते हैं किसी पर्सन को अमनेशिया है उसके। अमनेशिया कैन ऑल्सो बी साइकोजेनिक, जो अमनेशिया वो साइकोजेनिक भी हो सकता है, रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमा और हिप्नोटिक सजेशंस। जो अमनेशिया है वो साइकोजेनिक भी हो सकता है और हिप्नोटिक सजेशंस भी हो सकता है, हिप्नोटिक भी हो सकता है। ये जो सजेशन है किसने दिया था, नेल्सन एंड मैर्कोविच 1999 में।
ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये कहना है कि अमनेशिया क्या होता है। अमनेशिया क्या होता है कि इसमें मेमोरी लॉस होता है, मेन मेमोरी लॉस। जो सर्वाइविंग फंक्शंस है वो है परसेप्शन, कॉग्निशन, इंटेलिजेंस, एक्शन, समटाइम्स वर्किंग मेमोरी भी, और रिमोट मेमोरीज, और जो नॉन कॉन्शियस मेमोरीज है, ये सब क्या है, सर्वाइविंग फंक्शंस है। यानी कि ये वो चीज़ें, ये वो फंक्शंस है जिनसे हम सर्वाइव कर पाते हैं। यानी कि मेमोरी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी जो सर्वाइविंग में। और नॉन कॉन्शियस मेमोरीज हैं, वो क्या है कि हमने पहले कुछ मेमोरी, कुछ चीज़ें, कुछ एक्सपीरियंस करा है, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस करी है, जो कि हमें जब हम उस पर इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, अवेयर ना होकर के हमने कुछ चीज़ें जो है एक्सपीरियंस करी हैं, उसे क्या कहते हैं, नॉन कॉन्शियस मेमोरीज। जब हम इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थे, वो मेमोरीज। अमनेशिया कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अमनेशिया 2 टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट एंटेरोग्रेड अमनेशिया और सेकंड है रेट्रोग्रेड अमनेशिया। तो एंटेरोग्रेड अमनेशिया क्या है, रिफर्स टू पोस्ट डैमेज मेमोरी डेफिसिट। एंटेरोग्रेड अमनेशिया होता है कि जब जैसे आपको अमनेशिया हो चुका है, लेट्स सपोज, तो उसके बाद आप जितनी भी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे उसको आप याद नहीं रख पाओगे। यानी कि अमनेशिया होने के बाद जितनी भी मेमोरीज हैं उनको आप रिटेन नहीं रख पाओगे। बट जो उस अमनेशिया होने से पहले जितनी भी मेमोरीज है आपकी बचपन की, चाइल्डहुड की, उस अमनेशिया से पहले जितनी भी मेमोरीज है वो सब तो आपको याद रहेंगी। बट जो आपकी एबिलिटी है चीज़ों को याद रखने की, मेमोरी की, वो एबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। यानी कि आप आज के बाद कोई भी चीज़ याद नहीं रख पाओगे, मेमोराइज नहीं कर पाओगे। वो क्या है, एंटेरोग्रेड अमनेशिया। और जो रेट्रोग्रेड अमनेशिया वो क्या है कि आपकी मेमोरी लॉस हो गई है। यानी कि अब जो चीज़ें याद रखोगे, वो तो अब जो चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे वो तो आपको मेमोरी में रहेंगी, वो तो आपको याद रहेंगी। बट जो आपकी पिछली जितनी भी मेमोरी है, जितनी भी आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, जितनी भी पहली मेमोरीज है, वो सब क्या होगी, वो लॉस्ट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो ये क्या होता है, रेट्रोग्रेड एमनेशिया। तो इसी के साथ हमने ये पूरी जो यूनिट है, यूनिट 3 सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे हमने कवर कर लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो या तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।